हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन दिस लेक्चर। हम लोग करने जा रहे हैं वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, अप्लाइड फिजिक्स सजेस्टेड क्वेश्चन। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? देखो यहाँ पर, डिफाइन पीरियोडिक मोशन विद एग्जांपल। पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि मान लो कि ऐसा कुछ है, ठीक है। मान लो कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा। तो जो वेव, ठीक है, जो वेव क्या करेगा कि ये जो मोशन है वो एवरी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ये जो मोशन है वो आफ्टर इक्वल टाइम के बाद वो क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। तो उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे अ गर्ल स्विंगिंग इन अ स्विंग, द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन। तो आप जैसे रोटेशन अराउंड, मतलब ये रिवॉल्विंग अराउंड द सन, नॉट रोटेशन, इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अ क्लॉक्स पेंडुलम, अ वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉक, अ वाटर वेव। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे मेरे पीरियोडिक मोशंस होंगे। ओके। तो अगर मान लो कोई भी एक वेव मोशन, कोई भी एक वेव मोशन अपना जो वेव पैटर्न है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो उस वेव मोशन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक वेव मोशन। ओके। यहाँ पर जैसे टर्निंग फॉर्क, पेंडुलम, स्विंगिंग ऑफ अ गर्ल, वाटर वेव, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशंस है। नाउ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? A simple harmonic motion or SHM is defined as the motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement. Restoring force क्या है? It will be directly proportional to the displacement of the body from its mean position. ठीक है, from its mean position. The direction of the restoring force is always towards the mean position. ये हमेशा क्या होगा? It will be towards the mean position. The acceleration of particle executing simple harmonic motion is given by ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो जाएगा, एक्सलेशन विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। हेयर डब्ल्यू इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सिंपल एक तुमको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान लो ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, यहाँ पर ये एक बॉब है। तो बॉब जब सीधा सीधा रहेगा तो ये मेरा होगा मीन पोजीशन। ये जो पोजीशन होगा वो होगा मेरा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है। एज सुन एज ये बॉब क्या हुआ, ये बॉब ऐसे चला गया, ठीक है, ये बॉब ऐसे चला गया। एज सुन एज ये बॉब ऐसे गया तो एक क्या कर रहा है? फोर्स एक एक्ट कर रहा है। फोर्स एक क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। ये जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी जो डिस्प्लेस किया, ये जो बॉडी में जो डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो एक फोर्स हमेशा क्या करेगा? वो एक्ट करेगा ताकि ये दोबारा, ये जो बॉब है वो दोबारा क्या करे? अपने मीन पोजिशन पे वापस आए। ठीक है, अपनी मीन पोजिशन पे वापस आए। तो जब वो मीन पोजिशन पे यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जब वो मीन पोजिशन यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा जब इनर्शिया ऑफ मोशन के, जब इनर्शिया मोशन आएगा, मान लो ये जो यहाँ पर गया, अब वो वापस आ रहा है, वो अगर जब वापस आएगा तो ये मीन पोजीशन पे आ गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो क्या करेगा? वो फिर इधर चला जाएगा। तो एज सुन एज वो फिर से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे वो गया, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स उसको दोबारा क्या करेगा? दोबारा उसको मीन पोजीशन पे आने पे वो हेल्प करेगा। तो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन बनता जाएगा। तो ए हो जाएगा मेरा मीन पोजीशन और ये जो बी है, ये दो बी है, वो है मेरा एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, बी है मेरा एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है? मेरा एक्सेलरेशन, एक्सट्रीम पोजीशन में मेरा एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? इस पॉइंट पे वो क्या करेगा? वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इस पॉइंट पे वो क्या करेगा? अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है? मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मेरे मीन पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि तब एक्सेलरेशन जीरो होता है और ऑटोमेटिकली वो ऑलरेडी बहुत सारा वेलोसिटी वो एक्वायर कर चुका होता है ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम बी टू ए। तो ए पॉइंट पे क्या होगा? मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। एज सुन एज वो ए को छोड़कर बी की तरफ जाएगा, मान लो ये बी डैश है,
एज सुन एज एक होगा बी की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, तो एक ऑपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स एफ, तो वो क्या करेगा, वो उस पर रिएक्ट करेगा ताकि वो मीन पोजीशन वापस जाए। तो एज सुन एज वो अपोजिंग फोर्स रिएक्ट कर रहा है, एक फोर्स रिएक्ट कर रहा है, तो अगर एक फोर्स रिएक्ट करता है तो मान लो एक एक्सेलरेशन भी जरूर रहेगा, बिकॉज विदाउट एक्सेलरेशन फोर्स तो हो नहीं सकता। तब क्या होगा, तब यहाँ पर एक एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो एक्ट करेगा ताकि वो दोबारा मीन पोजीशन में वापस आ सके। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे मेरा जो वेलोसिटी है वो मेरा मैक्सिमम होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज अ मोशन in which the restoring force, it is defined as a motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement, मतलब force is directly proportional to displacement। मान लो k into x है, force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position। the direction of the restoring force, the direction of the restoring force is always towards the mean position। और ये जो direction of the restoring force क्या होगा, it will be always to the mean position, it will be always towards the mean position। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलो, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, इट हैज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर रेस्टोरिंग फोर्स, जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा इट विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू ऑक्सिलेट अराउंड एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि है मेरा मीन पोजीशन। ठीक है, और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखो दिया गया है। पहले देखो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस कर रहा है उसका प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पर होता है मीन पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन के क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो उसका प्रोपोर्शनल पे जाएगा। मतलब एज सुन एज जो मीन पोजीशन से वो जितना ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो एफ क्या हो रहा है, मेरा एफ उतना ही बढ़ता जा रहा है, और एट दी एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा एफ हो जाएगा मैक्सिमम, तभी मेरा एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम। दिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वो हमेशा क्या करेगा, इट विल एक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन से मान लो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो मेरा फोर्स किस तरफ होगा, मेरा फोर्स बी टू ए की तरफ जाएगा। ये है मेरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट। द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन पुलिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू द मीन पोजीशन, एंड जब वो मीन पोजीशन आता है तो उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा वेलोसिटी होगा, क्योंकि और वो वेलोसिटी कैसा है, वो जो एक्सेलरेशन और जो फोर्स एक्ट किया ताकि वो बॉडी मीन पोजीशन पे आए, उसके ऊपर क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो मेरा मैक्सिमम हो गया। लेकिन जब ही मीन पोजीशन पर आ जाता है वो थोड़ी ना रुकेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, ठीक है, ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये टू एंड फ्रो चलता जाएगा। ओके, अब देखो सेकंड है एक्सेलरेशन। द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ तो एक्सेलरेशन होगा, ये तो बहुत इजी बात है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होगा, और क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम द टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और द एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, अब देखो थर्ड, पीरियोडिक मोशन। द पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन अ रेगुलर पैटर्न ओवर टाइम। कोई एक रेगुलर पैटर्न ओवर टाइम के बाद वो जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑटोमेटिक वो अपना जो मोशन है वो रिपीट करता रहेगा। जैसे कि यहाँ देखो, मान लो ये यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट बी से चालू हुआ, बी से ए तक गया, मान लो 3.5 सेकेंड, फिर देखो ए से बी तक जाएगा वही सेम हाफ सेकेंड, तो 1 सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर जब ए पे आएगा वो फिर 1 सेकेंड लेगा, मतलब हाफ सेकेंड लेगा, और फिर ए से जब बी पे जाएगा वो फिर हाफ सेकेंड लेगा, मतलब 2 सेकेंड में ये जो बॉब बी है, ये जो बॉब है कैपिटल बी से कैपिटल बी डैश से वापस आके फिर कैपिटल बी में जाएगा। तो ये जो मोशन है ये क्या हो रहा है, ये तो चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 2 सेकंड के बाद वो मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो मोशन हो रहा है रिपीट, तो इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल में जब एक साइकिल
कंप्लीट होने में जो मुझे समय लगता है उसको कहते हैं पीरियड। ओके, अब है साइनोसॉइडल पाथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द साइनोसॉइडल फंक्शन सच एज साइन और कोसाइन। ठीक है, सच एज साइन और कोसाइन। साइनोसॉइडल पाथ में ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा। दिस रिजल्ट इन अ स्मूथ बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन होता है या टू एंड फ्रो मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, बात एक ही है। अब देखो कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी। कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, जिसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो मेरा इक्वल रहेगा। इस केस में देखो, जब वो ए पोजीशन पे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, और उसका जो हाइट है, मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ये जो हाइट है वो क्या है, मेरा एकदम जीरो है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो जा रहा है, जो मान लो ये बी है एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन पे मेरा क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे मेरा वेलोसिटी हो रहा है जीरो, लेकिन मेरा हाइट वो अटेंड हो रहा है मैक्सिमम। मेरा हाइट है, मान लो ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये अगर मान लो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो ये हो जाएगा मेरा हाइट, और वो हाइट क्या होगा, वो हाइट होगा मेरा मैक्सिमम एज, हाइट मेरा हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस केस में मेरा पोटेंशियल एनर्जी वो होगा मैक्सिमम। अब ये जो बी और ए में कोई भी एक पॉइंट ले लो, अब इस पॉइंट पे देखो, मान लो ये पॉइंट क्या है, ये मान लो ये मेरा पॉइंट सी डैश, तो इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी भी मैक्सिमम नहीं होगा और मेरा हाइट भी मैक्सिमम नहीं होगा। इन दिस केस यहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और मेरा काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, और वो दोनों इक्वल टू मतलब कोई भी किसी भी एक जो मैक्सिमम एनर्जी है वो उसका बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दिस प्रोसेस जो पीरियोडिक मोशन हो रहा है, मेरा मैकेनिकल एनर्जी जो कि मेरा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरा कंजर्व है। ठीक है, वो मेरा कंजर्व है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ये मतलब है। तो द कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी इन आइडियल एसएचएम सिस्टम विथ नो फ्रिक्शन। हाँ, ये बात एकदम सही है कि इस केस में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन या डैम्पिंग वाइब्रेशन होता है तो धीरे धीरे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, वो कम होता जाएगा, जो एनर्जी है वो रिलीज करता जाएगा, डिसिपेट करता जाएगा, और एक टाइम के बाद मेरा ये जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप। तो अगर मान लो ये फ्रिक्शन या डैम्पिंग वाइब्रेशन ना हो तो टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल will be remain constant throughout the motion। अब देखते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो रीच करेगा ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो रीच करेगा। अब इस केस में ये जो h है, h जो है वही मेरा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो हाइट वो अटेन कर रहा है वो है मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एग्जांपल्स देख लो। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ SHM इंक्लूड द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, अ सिंपल पेंडुलम जो मैंने आपको दिखाया फॉर स्मॉल एंगल्स, एंड द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। ये कुछ है मेरे एग्जांपल्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं डैम वाइब्रेशन। तो डैम वाइब्रेशन आर पीरियोडिक वाइब्रेशंस। डैम वाइब्रेशन क्या है, वो है मेरा पीरियोडिक वाइब्रेशन दैट ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ये धीरे धीरे कम होते जाता है। इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन एम्पलीट्यूड ओवर टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। कोई एक रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो एम्पलीट्यूड होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, और एक टाइम के बाद वो एकदम जीरो हो जाएगा। और जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो क्या क्या है, वो फ्रिक्शन भी हो सकता है, वो एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, या कोई भी फोर्स जो उसके वेव के जो प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अपोजिट हो। ये तीनों केसेस में मेरा जो फोर्स हो, मेरा जो वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा या जनरेट होगा वो मेरा डैम्प्ड वाइब्रेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो देखो डैम्प्ड वाइब्रेशन आर वाइब्रेशन ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेशंस that gradually decreases in amplitude due to presence of a resistive force. These forces such as friction, air resistance act in the opposite direction to the vibration and convert some of its energy into other forms like heat. As a result, vibration may eventually stop or their frequency may gradually drop and the system returns to original state of balance. क्या मतलब मान लो कोई भी अगर वाइब्रेशन हो, ठीक है, वाइब्रेशन हो, उसके अगेंस्ट
कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस केसेस में जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिसिपेट करता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। धीरे धीरे वो क्या होगा, डिसिपेट करता जाएगा, और एज अ रिजल्ट जो वाइब्रेशन है, जो उसका एम्पलीट्यूड है, वो धीरे धीरे कम होते होते एकदम जीरो हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी हो, जो मेरा था पहले जब वो वाइब्रेशन हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, इट विल ड्रॉप, एंड द सिस्टम क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन, इट विल बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ बैलेंस। जो ओरिजिनल स्टेट में है वो जो सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली अपना ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये देखो, ये था मेरा मान लो एक स्टेट, ये मान लो मेरा एक स्टेट था। तो जैसे ही एक फोर्स एक्ट करना शुरू किया, तो ये देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम हुआ, पहले इतना था, अब धीरे धीरे कम होते होते इतना दूर गया, फिर यहाँ कम हुआ, फिर ऐसे करके वो एकदम जीरो हो जाएगा, एकदम ऐसे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा हो तो। ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स देखो, वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एयर। क्यों एयर, क्यों, जैसे ही एयर में करेगा तो ऑटोमेटिक एक एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो एज एन एयर रेजिस्टेंस जैसे वो एक्ट करता है, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और एकदम एक बार क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा ऐसे जीरो हो जाएगा। ये है मेरा डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, अब आते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो व्हेन अ वाइब्रेशन टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अगर मान लो कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या, मान लो कोई भी एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन वो नॉर्मल एक वाइब्रेशन है, लेकिन क्या किए, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दिए। ठीक है, एक वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन हम लोग क्या किए, एक एक्सटर्नल फोर्स दिए। ठीक है, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण मेरा जो वाइब्रेशन, ठीक है, मैं एम्पलीफाई होगा या डी एम्पलीफाई होगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा, वो जो मेरा वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, अब एग्जांपल क्या क्या है देखो, व्हेन अ वायर ऑफ सितार और अ गिटार इज प्लग्ड। जब हम लोग गिटार बजाते हैं, जो वायर तो हम लोग जब प्लग करते हैं तो हम लोग क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स दिए, और ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स जो वायर है वो क्या किया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, और हम लोग को जो एयर में एक अच्छा सा साउंड मिला, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। तो वो जो वाइब्रेट करना शुरू किया है इज बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने दिया है, तो वो है मेरा फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है फोर्स वाइब्रेशन। एग्जाम्पल जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कि जैसे ही मैं यहाँ पर इसको फोर्स से जैसे ही क्या करूंगा, मैं इसको मतलब खींचूंगा, ठीक है, मैं पुल करूंगा, तो ये जो देख रहे हो, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा सीधा हो जाएगा, ऐसे हल्का सीधा हो जाएगा। तो एक स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट करेगा, F इज टू माइनस का kx, ठीक है, एक फोर्स जनरेट करेगा, जो फोर्स इस स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। सो डज दिस डैम्प्ड। अब इस केस में वो क्या हो, ये जो मेरा मान लो ये कोई भी कार है या कुछ भी मशीन है, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा इस केस में टू एंड फ्रो हो जाएगा, कभी कभी आगे जाएगा और कभी पीछे आएगा, टू एंड फ्रो हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं फोर्स दे रहा हूं इसलिए वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स नहीं देता तो यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशन दैट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। अब आते हैं व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन that occurs when a system vibrates at its normal frequency without any external forces applied to it। ये जो फ्री वाइब्रेशन है, ये एक टाइप का ऑक्सीलेशन है, ये ऑक्सीलेट करेगा, और ये सिस्टम में कब ऑकर होता है, जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर हो, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो, अब जो सिस्टम वाइब्रेट कर रहा हो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, जो ऑक्सीलेट कर रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखो, द सिस्टम्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो सिस्टम क्या होगा, उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आल्सो नोन एज इनिशियल डिस्टर्बेंस। मतलब हम लोग क्या, उसके सिस्टम पहले स्टेबल पोजीशन पर, हम लोग क्या इनिशियली उसको हल्का सा डिस्टर्ब किए, और उस हल्का सा डिस्टर्ब करने के बाद
वो क्या, वो चाहेगा कि अपने मीन पोजीशन में वापस जाए, और एज सुन एज वो मीन पोजीशन में वापस जाएगा तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो क्या हो जाएगा, वो फिर से नेक्स्ट डायरेक्शन में चलता जाएगा। और ये दौरान मतलब इस पूरा पीरियड में वो अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ऑक्सीलेट करता रहेगा। ये है मेरा फ्री वाइब्रेशंस, ठीक है। तो द एनर्जी रिमेन द सेम एंड द सिस्टम कंटिन्यूज टू वाइब्रेट एट द सेम एम्पलीट्यूड। यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये सेम एम्पलीट्यूड में ही वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ये सेम एम्पलीट्यूड में ही वाइब्रेट करेगा। ओके, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा फ्री वाइब्रेशन, ये ऑटोमेटिक देखो, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। और ये इसका नेचुरल क्या है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड समान रहता है, और वो ऑटोमेटिक विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन इट वो ऑटोमेटिक अपना ऑक्सीलेट करता जाएगा। और इसी जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। अब आते देखो एक क्वेश्चन पे, द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल्स टू y equals to 5 sin 2 pi by 5 10 t plus x. The frequency amplitude of the vibration is. पहले पूछा कि फ्रीक्वेंसी क्या है और फिर पूछा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन क्या है, ठीक है। तो देखो y क्या दिया है, y इक्वल्स टू मेरा है यहाँ पर 5 sin 2 pi by 5 10 t plus x, यही है। अब देखो एक चीज याद रखना, जो साइन के बाद जो भी आता है वो पूरा का पूरा एंगल होता है। तो ये जो 2 पाई बाई 5 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, क्योंकि ये भी एक एंगल ही है, ठीक है। इसको जस्ट कॉमन लिया गया है, एक्चुअली ये एक एंगल है, साइन के बाद जो भी आएगा वो एंगल में ही आएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये ऐसा होगा 5 साइन 2 पाई बाई 5 इंटू 10, जो 5 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई टी प्लस 2 पाई बाई 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा मेरा y, ये होगा मेरा y का वैल्यू, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पूछा क्या है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही हम लोग इस y को कंपेयर किए, किससे, हमारे इक्वेशन से, हमारे जो एक्चुअल का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, वो है मेरा y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये है मेरा जनरल इक्वेशन। अब इसमें से ए क्या है, ए है मेरा एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, ओमेगा मेरा है यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। और जो फाई क्या है वो है हमारा फेज डिफरेंस, ये है मेरा फाई। ओके, अब देखो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 कंपेयर करते हैं, तो मेरा ए यहां से निकल आता है, ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और वो मेरा आता है 5, ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड और वो मेरा कितना आता है 5। अगर हम इसको मीटर पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ये कुछ दिया तो है नहीं, तो जो मान लो कुछ भी मान लो, तो ये है 5 यूनिट, ये है मेरा 5 यूनिट। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या हम लोग बोल सकते हैं इसको एंगुलर वेलोसिटी, जो भी, ये इक्वल्स टू कितना है, देखो यहाँ पर ओमेगा टी, तो ओमेगा है मेरा, तो ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई, माफ करना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये एफ क्या है, ये जो एफ है, ये एफ है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इस हिसाब से ओमेगा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओमेगा मेरा है 4 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ।
तो एफ का मेरा मान कितना निकला, वो मेरा निकला 2। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या आया, फ्रीक्वेंसी मेरा आया 2 यूनिट। 2 यूनिट या इसको हम लोग डायरेक्ट में लिख सकते हैं हर्ट्स, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हर्ट्स। तो या तो 2 यूनिट लिख लो या डायरेक्टली हर्ट्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मेरा निकला है 2 हर्ट्स और जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो मेरा 5 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, एस एच एम इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 5 sin 10t प्लस 0.25। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन क्या है मेरा, जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या है, वो इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो पूछा गया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखो चीख चीख के क्या बोलता है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोला, देखो मैं हूँ एम्पलीट्यूड, मैं हूँ एम्पलीट्यूड। तो वो मेरा क्या है, देखो 5 एम्पलीट्यूड है मेरा 5। ठीक है, और क्या इसका यूनिट दिया है, सब बोला गया है, यहाँ पर लिखा नहीं है, सब बोला गया है मीटर पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर एम्पलीट्यूड, 5 मीटर। अब पूछा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डब्ल्यू या ओमेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू या ओमेगा जो भी बोलो, तो वो मेरा क्या होता है, ये जो डब्ल्यू है जैसे कंपेयर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 10, तो वो मेरा हो जाएगा 10। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा मेरा 10, और ये 10 क्या होता है, 10 मेरा होता है रेडियन पर सेकेंड, इसको याद रखना। ठीक है, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका जो यूनिट है वो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है, जो कि है रेडियन पर सेकेंड। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ होगा मेरा ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई। अब यहाँ पर ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा है मेरा 10 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई, तो 2 पाई, तो इसका मेरा आंसर आएगा 1.59 हर्ट्स। ठीक है, 1.59 हर्ट्स। अब आते हैं टाइम पीरियड पे। ठीक है, टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसका देखो हम लोगों ने किया था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ या इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। ये होता है टाइम, टी इज इक्वल टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, या ये कर लो या कर लो 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 1.59, तो अल्टीमेटली ये आएगा 0.629 सेकेंड्स। ओके, अब देखो बोला गया इनिशियल फेज। अगर बोलता है इनिशियल फेज, यहां पर देखो इनिशियल फेज। अब एक चीज ध्यान दो इनिशियल फेज में। ठीक है, इनिशियल फेज में ध्यान दो, तो इनिशियल फेज क्या है यहाँ पर इनिशियल फेज है ये है मेरा इनिशियल फेज। ठीक है, ये जो है ये है मेरा इनिशियल फेज। तो यहाँ पर यही लिख देंगे इनिशियल फेज क्या होगा मेरा, इनिशियल फेज जो है मेरा 5, एक्चुअली इनिशियल फेज क्या है 5, वो है मेरा 0.25 रेडियन। अगर बोलता है टोटल फेज, मान लो कोई क्वेश्चन आया टोटल फेज, वो मेरा क्या हो जाएगा 10t प्लस 0.25, वो हो जाएगा टोटल फेज। टोटल फेज क्या होगा मेरा 10t प्लस 0.25। अब इस केस में टोटल फेज कब पूछा जाएगा, ऐसे मान टोटल फेज आफ्टर 5 सेकेंड या आफ्टर 10 सेकेंड ये पूछा जाएगा। तो अगर मान लो 5 हो या 10 हो, जो भी हो, इसका जो आंसर है वो रेडियन में आएगा।
ये याद रखना है। जो साइन के अंदर जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रेडियन होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे मेरे रेडियन होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM has a maximum displacement of 4 centimeter and its acceleration at a distance of 1 centimeter from its mean position, अच्छा, is 3 centimeter per second square। बहुत अच्छे। What will be its velocity when it is at a distance of 2 centimeter from its mean position? ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा वेलोसिटी। अब देखो, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, मान लो ये है, यहाँ पर ये है मेरा बॉब, जो कि है मेरा पार्टिकल, इट विल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लो ये है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। तो मैं इस 4 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सीलरेटेड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मान लो इस पोजीशन पे, जो कि है वन पोजीशन, इस पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन मेरा हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो, अगर बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा मेरा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा एम्पलीट्यूड। तो वो मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो, जब बोला गया एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस y, ठीक है, ये तो यही तो है एट डिस्टेंस y, कोई भी एक डिस्टेंस पे, मतलब ये है डिस्टेंस कितना 1 है, इसका ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 1। एक्सेलरेशन बोला गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फॉर द सेक ऑफ यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग जस्ट ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। माइनस होता है कि बिकॉज ऑफ डिस्टेंस देखने के लिए, ठीक है, कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस दिखाने के लिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ यहीं पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलवेज जो फोर्स होगा वो एक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये हो जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो, इस केस में एक्सेलरेशन दे चुका है, वो क्या है मेरा, देखो 3, तो 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है मेरा 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा वैल्यू है मेरा √3 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया मेरा ओमेगा का वैल्यू। लेकिन मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी पूछा गया है, तो वेलोसिटी का जो रेस्पेक्टिवनेस है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये होता है। अब ओमेगा मेरा क्या है, देखो √3, ओमेगा √3 इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू रूट अंडर a स्क्वायर, a क्या है 4, तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस y स्क्वायर, y क्या है हमारा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 4। अल्टीमेटली यहाँ पर कितना आएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा √12। तो 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 12 36 होता है। तो √36 का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर पर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव एंड गिव एग्जांपल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या है। अब देखो, ट्रांसवर्स वेव मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है ऑन अ वेव ऑक्सीलेट अलोंग अ पाथ एट राइट एंगल। ठीक है, एट अ राइट एंगल टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव एडवांसेस। जैसे जैसे वेव एडवांस होता है, जो मेरा ऑक्सीलेशन होगा वो क्या होगा, जो वेव एडवांसमेंट जो पाथ है उसका राइट एंगल पे वो वेव क्या होगा, वो ऑक्सीलेट करेगा। और जो वेव राइट एंगल पे ऑक्सीलेट करता है, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। तो द ट्रांसवर्स वेव मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव oscillate along paths at right angle to the direction of the wave advances, of the waves advancement या तो of the waves propagation।
ठीक है, वो होगा हमारा ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर देखो, अगर इसको हम, ये देखो, ये इसको ऐसे देखो, वो प्रोपेगेट करता जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे देखो, उसको प्रोपेगेट करता जाए, ये बिल्कुल ऐसे घूमता जाएगा। इसका देखो डायरेक्शन कहाँ है, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन किधर है, इसका देखो प्रोपेगेशन डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ये मूवमेंट कहाँ कर रहा है, ये मूवमेंट अप एंड डाउन कर रहा है, ये मूवमेंट अप एंड डाउन कर रहा है, और प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, ठीक है, ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव वो क्या है, देखो, रेडियो एंड लाइट वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जो रेडियो वेव्स है, लाइट वेव्स है, वो है हमारे ट्रांसवर्स वेव्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देखो, गिव एग्जांपल्स। तो longitudinal waves are waves where the displacement of the medium is in the same direction as the direction of the traveling wave। जो traveling wave का जो डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी सेम डायरेक्शन पे ही जा रहा है। ये जो वेव्स है जहाँ जिसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वो एक ही डायरेक्शन पे होगा, जिस डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट है, उस वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। The distance between the center of the two consecutive waves regions of compression or rarefaction is defined by lambda। ये जो पॉइंट जहां पर देर ज्यादा है ना, ये है मेरा कॉम्प्रेशन जोन, ये है मेरा कॉम्प्रेशन जोन। यहाँ पर भी देखो ज्यादा है, तो ये है मेरा कॉम्प्रेशन जोन, और ये है मेरा रियर फ्रैक्शन, ये है मेरा रियर फ्रैक्शन, रियर फ्रैक्शन, ये है मेरा रियर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर है मेरा रियर फ्रैक्शन, तो ये जो दोनों कॉम्प्रेशन या दो रियर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मेरा वेवलेंथ, वो क्या है मेरा वेवलेंथ। ओके, तो देखो, सुनामी वेव्स जो है, या सिस्मिक वेव्स जो है, या साउंड वेव जो है, या वाइब्रेशनल स्प्रिंग जो है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट क्या है, देखो, देयर आर प्राइमरीली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स दो तरीके के होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर ट्रांसवर्स वेव, ये क्वेश्चन भी आता है, फॉर ट्रांसवर्स वेव टू प्रोपगेट द मटेरियल शुड बी रिजिड। जो अगर मान लो ट्रांसवर्स वेव को प्रोपगेट करना है तो मटेरियल को क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। मटेरियल ऐसे सॉफ्ट नहीं होने से नहीं चलेगा, उसको रिजिड होना है। एयर गैसेज इन सब में ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट नहीं करता है। तो ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस में या तो सॉलिड में, यहाँ पर मेरा ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर वो पास कर सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कैसे करेगा, ओनली ऑन द मतलब कि किस में करेगा, ओनली ऑन द मटेरियल, अगर वो रिजिड हो, ठीक है, मटेरियल जो रिजिड है उसमें ही ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर सकता है। अब देखो, prove that the number of beats per second produced by the two sources of sound is equal to the difference of the frequencies of the two sources। ठीक है, अगर मान लेते हैं टू वेव्स है, ठीक है, लेट अस कंसीडर टू वेव्स है जिनके फ्रीक्वेंसी क्या है, टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, let two waves of frequencies, मान लो n1 and n2, ठीक है, और फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस या फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मान लेते हैं n2 इज ग्रेटर देन n1, ये मान लेते हैं। लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो मेरा इक्वल होगा, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड ए, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड ए। तो देखो, इस केस में जो इक्वेशन मेरा बनेगा y1 क्या इक्वेशन बनेगा, a sin 2 पाई n 1 इंटू टी। तो मान लो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नो फेज डिफरेंस, तो y2 यहाँ पर क्या होगा, y2 इज इक्वल टू होगा a sin
2 पाई इनटू टी। ओके, तो अगर हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, रिजल्टेंट वेव, द रिजल्टेंट वेव, जो मेरा वेव हो रहा है, जो मेरा रिजल्टेंट वेव बन रहा है, द रिजल्टेंट वेव y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है, y1 प्लस y2। अब इस केस में जो y इज इक्वल्स टू है वो क्या मेरा हो जाएगा, a साइन 2 पाई n1t प्लस a साइन 2 पाई n2t। ठीक है, अब देखो साइन ए कॉस बी, अगर साइन ए साइन बी अगर करते हैं तो क्या होता है, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2a, y इज इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बाई 2, n1 प्लस n2 बाई 2, n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी। और यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 पाई n2 माइनस n1, cos 2 पाई n2 माइनस n1 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये मेरा आएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। अब देखो, अगर यहाँ बोला जाए कि अगर जो वेव फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड तो ए है, अब एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव क्या करता है, वो वेरीज होता है विथ टाइम इन ए पीरियोडिक मैनर। वो टाइम के ऊपर क्या करेगा, वो वेरी करेगा, टाइम के ऊपर वो वेरी करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम कब होगा, टाइम के तो ऊपर वो वेरी करेगा, पर वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम ये कब होगा, मैक्सिमम देखो होगा जब t इज इक्वल्स टू 1 बाई n2 माइनस n1 आएगा, तब आएगा ये मैक्सिमम। अब इस केस में मैक्सिमा कब अटेंड होगा, तो मैक्सिमा आएगा जब t इक्वल्स टू मैक्सिमा आएगा when t इक्वल्स टू 1 बाई n2 माइनस n1, या आएगा 2 बाई n2 माइनस n1, या 3 बाई n2 माइनस n1। ये n2 माइनस n1 जब भी आएगा टाइम इक्वल टू, जब भी 1 बाई n2 माइनस n1 या 2 n2 माइनस n1 या डॉट 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 करके ऐसा जब आएगा, तो ही केसेस में मुझे मैक्सिमम मिलेगा, तो ही केसेस में मुझे मैक्सिमम मिलेगा। अब देखो, तो सक्सेसिव मैक्सिमा, ठीक है, वो ऑफर जो सक्सेसिव मैक्सिमा जो कब आएगा, जब टाइम इक्वल्स टू, सक्सेसिव मैक्सिमा कब आएगा, जब ये दोनों के माइनस माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1 अल्टीमेटली ये आएगा 1 बाई n2 माइनस n1। तो इस केसेस में इस टाइम के दौरान सक्सेसिव मैक्सिमा आएगा। तो मतलब मान लो ये जो 2 है तो 2 माइनस 1 जो सेकंड है वो माइनस फर्स्ट की है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 n2 माइनस n1। तो आफ्टर एवरी दिस टाइम, मान लो ये जो टाइम है, आफ्टर एवरी टाइम ऑफ दिस, ये क्या आएगा, मेरा सक्सेसिव मैक्सिमा आएगा। तो हेंस नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ बीट्स, hence number of beats per second, hence number of beats per second, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा हो गया n2 माइनस n1। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब बोला गया इफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन बाय y1 y2 सुपरपोज द नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म पर सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म पर सेकंड क्या होगा। अब देखो,
यहाँ पर y1 क्या दिया गया है, यहाँ पर y1 है मेरा 6 साइन 250 पाई टी। y2 क्या है, y2 है इक्वल्स टू 3 साइन 256 पाई टी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी n, फ्रीक्वेंसी n है, तो n मेरा क्या हो जाएगा, n मेरा यहाँ पर हो जाएगा 250 250 डिवाइड बाई 250 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो गया हमारा n, जो कि n1 है, तो ये मेरा हो जाएगा 125। और यहाँ पर n2, ये n2 क्या आएगा, n2 आएगा यहाँ पर 256 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये मेरा हो जाएगा 2 से करेंगे तो 12 128, ये मेरा आ रहा है n1 n2। अब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितना होता है, तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड ये मेरा होगा n2 माइनस n1, जो कि है 128 माइनस 125। ठीक है, इक्वल्स टू 3 बीट्स पर सेकंड, इज इक्वल्स टू 3 बीट्स पर सेकंड। ओके, अब देखो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एक्वेस्टिक इन अ ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में अच्छा सुनाई देने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो पहला रिक्वायरमेंट अप्रोप्रिएट रिवर्बेशन टाइम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो अप्रोप्रिएट रिवर्बेशन टाइम, वहाँ पर ज़्यादा, अगर ज़्यादा रिवर्बेशन टाइम हो, मतलब ज़्यादा अगर टाइम हो जाए तो वहाँ पर नॉइज हो जाएगा, तो रिवर्बेशन टाइम क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरा यूनिफॉर्म साउंड डिस्ट्रीब्यूशन, साउंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह पर कम होगा दूसरी जगह पर ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अप्रोप्रिएट साउंड लेवल भी आना चाहिए, बहुत लाउड होने से भी दिक्कत आता है, बहुत स्मॉल होने से सुनाई नहीं देगा, तो अप्रोप्रिएट साउंड लेवल भी होना चाहिए। अप्रोप्रिएट लो बैकग्राउंड नॉइज, अगर बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा हो तो सुनाए, तो जो एक्वेस्टिक जो साउंड है वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें नॉइज भर जाएगा। हेंस बैकग्राउंड नॉइज को एकदम कैंसिल करना है, बहुत कम करना है, कैंसिल अगर नहीं कर पाए तो बहुत कम करना है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ है मेरा यहाँ पर इको, इको नहीं होना चाहिए। अगर इको होता है तो बार बार एक ही चीज सुनाई देगा। मान लो कोई भी एक कुछ गाना चल रहा है, तो वो गाने का जो मुखड़ा है, यंत्र है, वो बोल चुका होगा, और तुम फिर भी जो इको इको की वजह से वो फिर सुनाई दोगे, तो ऑटोमेटिकली एक नॉइज, एक जो सुपर इम्पोज, जो साउंड का सुपर इम्पोज वो साउंड सुनाई देगा, और वो एक तरह का नॉइज क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर देखो, 6 साउंड शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हॉल, थ्रू आउट द हॉल में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। या तो देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन साउंड, और वो क्या होना चाहिए, साउंड शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हॉल, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, 7 देखो, साइज एंड शेप ऑफ द हॉल शुड बी अप्रोप्रिएट, साइज एंड शेप ऑफ द हॉल शुड बी अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हॉल ले लिया तो पीछे वाला कोई सुनाई नहीं दे रहा, नहीं, जो साइज होगा और जो शेप होगा हॉल का वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, तभी हम लोग ऑडिटोरियम का जो अच्छा सा साउंड है वो हम लोग सुन पाएंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी माइनस 0.4 पाई एक्स। ठीक है, 0.4 पाई एक्स। फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, 7 वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ये होगा नॉट 7, ये होगा मेरा एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, अब देखो अगर जनरल इक्वेशन में, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ वेव के ऊपर अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के इज अ कांस्टेंट, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब देखो उस हिसाब से मेरा एम्पलीट्यूड ए वो मेरा क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ए मेरा जा रहा है 5 को हम लोग मीटर भी बोलेंगे या यूनिट भी बोलेंगे, यहाँ पर मान लो मीटर है। ठीक है, जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग मीटर मान रहे हैं, और जो टाइम है उसको हम लोग यहाँ पर सेकंड मान रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा मेरा 5 मीटर। अब देखो के का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, के का वैल्यू यहाँ पर आया 0.4 पाई, और के इक्वल्स टू क्या होता है,
टू पाई बाय लैम्डा। टू पाई बाय लैम्डा मतलब लैम्डा क्या है, लैम्डा मेरा वेव लेंथ, टू पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या हुआ मेरा, तो लैम्डा मेरा यहाँ पर हुआ, लैम्डा मतलब वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ मेरा हुआ यहाँ पर 2 पाई बाई 0.4 पाई। पाई पाई कैंसिल, ये उठेगा तो ये 10 आएगा, 4 से कटेगा 20, तो ये हो जाएगा 5। लैम्डा इज इक्वल्स टू 5, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक, अब देखो बोला गया है वेव फ्रीक्वेंसी। तो वेव फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा, वेव फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर क्या है ओमेगा, वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा यहाँ पर मेरा है 100 पाई, ओमेगा है यहाँ पर 100 पाई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मेरा होता है, फ्रीक्वेंसी एफ होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ वो क्या होता है मेरा, वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, माफ करना, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा कितना है 100 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, ये कैंसिल होकर 50 हर्ट्ज हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। अब आते हैं वेव वेलोसिटी पर, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मेरा होता है एफ लैम्डा। ठीक है, वेलोसिटी होता है मेरा एफ लैम्डा, एफ इंटू लैम्डा। एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है मेरा वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी मेरा है 50 और लैम्डा क्या है मेरा, लैम्डा है मेरा 5। तो अल्टीमेटली ये मेरा आया 250 मीटर पर सेकेंड, वो है मेरा वेव वेलोसिटी। ओके, चलो अब देखते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। तो इट इज अ फिनोमिनन, it is a phenomenon when the frequency of an externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency. The body readily begins to vibrate with an increased amplitude. वो है मेरा रेजोनेंस। मतलब मान लीजिए आपका नेचुरल कोई एक फ्रीक्वेंसी है, जो आपका बॉडी है उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम लोग जब एक्सटर्नल फोर्स दे रहे थे तो उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग मैच करके वो फोर्स दे रहे थे। तो अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देंगे विथ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देंगे, जो जो और जो फ्रीक्वेंसी होगा उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का वो सेम होगा, वो इक्वल होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी विल बी रेडीली बिगिन टू वाइब्रेट, वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करना लगेगा विथ इंक्रीज एम्पलीट्यूड। हाँ, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज होगा, बॉडी क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा विथ इंक्रीज एम्पलीट्यूड। इस केस में देखो, मान लो ये देखो, ये क्या है, ये एक ट्रांसमिटिविटी है और ये मान लो एक फ्रीक्वेंसी रेशियो है। तो जब उस बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी मान लो 1 है, ठीक है, जब उस बॉडी का फ्रीक्वेंसी 1 है तो क्या हो रहा है, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ तक देखो ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही देखो 1 पे पहुंचा, ठीक है, 1 के आसपास आया तो फ्रीक्वेंसी कहाँ शूट अप कर गया एकदम इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब क्या, ये जो इन्फिनिटी पे शूट अप किया, ये एक तो एम्पलीट्यूड है, मतलब जब उसका फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो इनपुट फ्रीक्वेंसी वो जब मैच खा गया तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कहाँ पर शूट किया, एकदम बहुत ऊपर शूट किया। इसके लिए बोला जाता है कि जब आप जो सोल्जर्स है जब मार्च करते हैं जब ब्रिज के ऊपर, तो उनको एट ईज करके जाने बोलते हैं, उनको अटेंशन करके मार्च करके जाने नहीं बोलता, क्योंकि अगर वो अगर अटेंशन करके जाएं तो ऐसा हो सकता है कि उनके जो पैरों के ऊपर जो आप प्रेशर देके वो चलते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा तो ब्रिज क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी केसेस में इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है, जब कभी भी आपका जो बॉडी का फ्रीक्वेंसी है, अगर बॉडी का फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा विथ इंक्रीज एम्पलीट्यूड, तो वो बॉडी फेल कर जाएगा। ठीक इसीलिए क्या होता है, कभी भी फ्रीक्वेंसी जो आउट जो फोर्स हो रहा है, जो आउटसाइड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी और बॉडी का फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं करने दिया जाता, कि वो ताकि मैच ना हो।
और अगर मान लो वो उसके ऊपर जा रहा हो, मान लो बॉडी का फ्रीक्वेंसी है 250 और हम लोग को देना है 600 फ्रीक्वेंसी, तो एट 220 जैसे हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इतना जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत तेजी से शूट अप कर देंगे टू 300 या 400, ताकि वो जो 250 का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ना कर पाए, और अगर वो पास भी करे तो एट अ वेरी क्विक सक्सेशन ऑफ टाइम में, एट अ वेरी क्विक सेकेंड में वो पास कर जाए, ताकि जो एम्पलीट्यूड है, जो वाइब्रेट करने का वो जो उसका जो कैपेसिटी है, वो कभी क्या है, वो कभी उसको मैच ना कर पाए, और जो इंक्रीज एम्पलीट्यूड है वो कभी ना हो पाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब जो रेजोनेंस का जो फैक्ट है वो क्या है, एक फिनोमिना है, जो फ्रीक्वेंसी फिनोमिना व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स of a body is equal to the natural frequency, the body will readily begins to vibrate with an increased amplitude. अब देखो, state the principle of superposition of wave, name the phenomena produced due to superposition of wave. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, देखो, the principle of superposition of wave states that when two or more waves overlap in space में overlap करते हैं, the resultant disturbance is the algebraic sum of the individual disturbance. The principle applies to all types of waves including water waves, sound waves and electromagnetic waves. देखो, ये जब हो रहा है, देखो मतलब ये एक वेव है, जैसे ये एक वेव है और यहाँ एक वेव आया, तो क्या हुआ, सुपर इम्पोज हो, सुपर इम्पोज में से तो क्या होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या किया, वो सुपर एल्जेब्रिक सम बन के एक बड़ा सा एम्पलीट्यूड दे दिया, ये होता है मेरा सुपर इम्पोज। ठीक है, ये होता है सुपर इम्पोज। तो यही सुपर पोजिशन ऑफ वेव जब होगा तो क्या होगा, उसका जो वेव होगा, उसका जो वेव मेरा इक्वेशन होगा और इसका वेव इक्वेशन में सुपर इम्पोज आ जाएगा। तो जब वो लोग एक साथ उनका जब फेज जब एक साथ मैच कर जाएगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू देयर रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स। और ये जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स कैन बी प्रोड्यूस सेवरल फिनोमेना, क्या क्या फिनोमेना देखो प्रोड्यूस करता है, एक है हमारा इंटरफेरेंस, दूसरा हमारा डिफ्रैक्शन, तीसरा है स्टैंडिंग वेव, चौथा है बीट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो है फिनोमिनन वो प्रोड्यूस करता है। तो इंटरफेरेंस क्या है, व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज to form a resultant wave with a higher or lower frequency interference at points of maximum intensity is called constructive interference, while interference of the points of minimum intensity is called destructive interference. Interference होता है, मान लो ये ऐसा जा रहा है, मान लो ये ऐसा जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या हुआ, ये सडनली ऐसा जाते हुए एक बार ऐसा चला गया, ठीक है, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा चला गया। तो इस केस में इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और इस केस में देखो ये तो बहुत छोटा हो रहा, तो इधर बहुत छोटा हो जाएगा। तो इन तीनों के मतलब ऐसे केसेस में जहां पर ये जो मेरे सुपर पोजिशन ऑफ वेव फॉर्म हो रहा है, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब क्या, वो जो जगह वो बहुत हायर एम्पलीट्यूड से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस केस में देखो ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आउट ऑफ फेज है, मतलब अलग फेज है। इस केस में ये जो मेरा फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, ये मेरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब वेव एक साथ आएगा, जब उसका फेज इक्वल हो जाएगा, जब दोनों वेव्स का फेज इक्वल हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएगा। अब जब दोनों वेव्स का फेज मतलब अगेंस्ट पे होगा, ठीक है, अगेंस्ट पे होगा, तो वो लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएंगे। ज़्यादा इसमें डिटेल्स में जाने की उतना ज़रूरत है नहीं, जैसे ये जस्ट जान लो, व्हेन टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म रिजल्टेंट वेव द विथ a higher or lower frequency interference at points of maximum intensity called constructive interference, while the interference at points of minimum intensity is called destructive interference. Now diffraction, a phenomena that can be explained with the principle of superposition, वो है हमारा diffraction. Standing wave क्या है, a phenomena that can be explained by the principle of superposition, वो भी है हमारा standing waves. अब बीट्स तो हम लोगों ने किया है, ओके। अब देखो, explain the term reverberation, suitable steps to reduce reverberation. Reverberation क्या है, तो इट इज अ फिनोमिनन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ साउंड। फिनोमिना क्या है, वो ओवरलैपिंग ऑफ साउंड का जो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, कॉज्ड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कितने बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे तो उस रिफ्लेक्शन के कारण साउंड क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है।
तो इट कॉजेज द ओवरलैपिंग ऑफ सेवरल रिफ्लेक्टेड वेव्स if the time gap between the reflected wave is so short that this cannot be distinguished, so we can hear multiple noisy sound. तो reverberation क्या है? It is a phenomena. Reverberation is a phenomena of overlapping of sound caused by multiple reflection. ठीक है, caused by multiple reflection. अब इसको कैसे रिड्यूस कैसे करेंगे? तो एक देखो, कवरिंग द सीलिंग एंड वॉल्स ऑफ द एनक्लोज्ड स्पेस विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। जो जितने भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं उससे सीलिंग को और वॉल को क्या करेंगे? कवर कर देंगे, सच एज फाइबर बोर्ड, लूज वुलन क्लॉथ और या वुड। इस सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये मेरे एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है। इससे जैसे ही हम लोग सीलिंग की और वॉल्स को हम लोग कवर कर देंगे तो ये जो ओवरलैपिंग का जो साउंड है, आफ्टर जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो ओवरलैपिंग का साउंड है वो मेरा नहीं आएगा, हेंस नॉइज प्रोड्यूस नहीं होगा। ये है मेरा रिवर्बरेशन। ठीक है, अब देखो, डिफाइन अल्ट्रासोनिक वेव, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो वेव हम लोग सुन नहीं सकते, इनऑडिबल साउंड विथ हाई फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन, लेकिन ये कुत्ते जरूर सुन सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जिसका 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है, फ्रीक्वेंसी जिसका 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, वो मेरा है अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो सारे के सारे वेव्स है मेरे अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, नॉट सारे के सारे, कुछ हद तक। ठीक है, मतलब उसके बाद भी बहुत सारे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स ऐसे भी बहुत बहुत होंगे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव्स बहुत होंगे ऐसे। ठीक है, इंफ्रारेड, तो उनका अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड है। ठीक है, उनका अलग अलग आपका फ्रीक्वेंसी है। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जो वेव 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी, वो है हमारे अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, वो है हमारे अल्ट्रासोनिक वेव। तो प्रॉपर्टी देखो, अल्ट्रासोनिक वेव्स वाइब्रेट एट अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ऑडिबल रेंज। जो हम लोग ऑडिबल रेंज है उससे ज्यादा का फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है, इसलिए हम लोग सुनाई नहीं दे, मतलब इसको सुन नहीं पाएंगे, अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग सुन नहीं पाएंगे। एक स्मॉलर वेवलेंथ, बहुत ही वेवलेंथ उसका बहुत स्मॉलर होता है। ठीक है, इसलिए उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। जिसका वेवलेंथ स्मॉलर होगा उसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। जैसे अगर मान लो वेवलेंथ अगर मान वी क्या है? वी मेरा है एफ लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होना? ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेशन पावर भी वो ज़्यादा होगा। दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम से वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। अल्ट्रासोनिक वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकते। अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, दे हैव मैक्सिमम वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम पे उनका वेलोसिटी होता है, वो मैक्सिमम पे होता है। एंड दे ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ साउंड से वो लोग ट्रैवल करते हैं। इन अ होमोजेनियस मीडियम दे ट्रैवल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। होमोजेनियस मीडियम में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। इन लो विस्कोसिटी लिक्विड, जिसका विस्कोसिटी लो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। दे अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी जाता है, और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में भी वो जाता है। दे हैव हाई एनर्जी कंटेंट, बहुत हाई एनर्जी कंटेंट होते हैं उनके पास। दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग एनी एनर्जी। प्रॉपर्टी 9, प्रोड्यूस इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे पासेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स वो पास करते हैं, वो लोग जैसे ही पास करेंगे तो इंटेंस हीट क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। लाइक साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दैट प्रोड्यूस अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है? ये मेरे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है जो मेरे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब देखो द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्या क्या एप्लीकेशंस है। एक इकोकार्डियोग्राफी में उसका बहुत काम है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी में उसका काम है। जो भी मेरे डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स होते हैं इन मेटल्स एंड ब्लॉक्स, उनमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का काम है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करता है? डिटेक्ट करता है, और कोई भी मेटल में क्रैक्स होगा या ब्लॉक्स होगा वो क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स इज यूज टू किल बैक्टीरिया लिक्विड में अगर बैक्टीरिया अगर हो रहा हो तो अल्ट्रासोनिक वेव से उसको मारा जा सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ द सी, हम लोग अगर कोई भी सी का जो अगर मैपिंग करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव से क्या करेंगे? सोनार हम लोग यूज करते हैं, सोनार वेव्स। ठीक है, सोनार क्या है? कुछ नहीं, बस अल्ट्रासोनिक वेव्स ही है। तो उससे हम लोग सी मैपिंग कर सकते हैं, मतलब इस डेप्थ पे सी कितना, मतलब उस जगह पे, उस पॉइंट पे सी कितना ज़्यादा गहरा है, कुछ है या नहीं है सी में। ये सारे के सारे मैपिंग अल्ट्रासोनिक वेव से किया जा सकता है।
Ultrasonic wave is also used to see what is happening to the component inside a nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है ये भी हम अल्ट्रासोनिक वेव से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट मटेरियल ऑन वेव्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे। गुड लक।